गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, हमने वीडियो से भी आपको दिखाए थे। आज वापस से शॉर्टकट में आपको रिवीजन करा रही हूं इस लेसन का, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। तो फोर्स, बल के बारे में बताया था कि धक्का देना, खींचना या ठोकर लगाना क्या कहलाता है? बल दो प्रकार के हैं, संतुलित और असंतुलित। संतुलित बल वो हैं जब परिमाण दो बलों के या दो से ज्यादा बलों के परिमाण बराबर होते हैं और उन पर टोटल जो नेट फोर्स लगता है वह 0 हो। और असंतुलित बल ये है कि जब बलों का परिमाण असमान हो और दिशा विपरीत हो। जैसे कि हमने उस दिन भी आपको बताया था कि एक वस्तु है, इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, F1 और F2, इनकी दिशा विपरीत है और परिमाण समान है। परिमाण समान तो हम लिख सकते हैं F1 बराबर F2, लेकिन दिशा क्या है? विपरीत। जब दिशा विपरीत होती है तो हम माइनस लगा देते हैं। तो अगर हम इनका टोटल नेट फोर्स निकालें, टोटल फोर्स निकालें F, तो वो क्या आएगा? F1 प्लस F2। F1 और F2 बराबर हम F मान लेते हैं। तो यहां पर देखिए F, यहां पर F2 माइनस में है तो माइनस F, और टोटल इनका निकाला तो क्या आता है? 0। तो टोटल या नेट फोर्स कितना आए? अगर 0 आए तो ऐसा बल कहलाता है संतुलित बल। तो संतुलित बल वो है जब नेट फोर्स, टोटल फोर्स कितना आए? 0 आए। और जब टोटल फोर्स, नेट फोर्स अगर 0 नहीं आता, ये 0 लिखें तो 0 आया, और अगर हम कर दें इस तरीके से कि जब 0 नहीं आता तब हम लिखते हैं उसे असंतुलित बल। तो बल दो प्रकार के हुए, एक तो संतुलित और एक असंतुलित। संतुलित में नेट फोर्स 0 आता है और असंतुलित में नेट फोर्स 0 नहीं आता। इसके बाद आए थे हमारे गति के नियम। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे और न्यूटन की गति के 3 नियम बताए थे हमने। न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के पहला नियम था न्यूटन की गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम। और प्रथम नियम को हमने क्या बोला था? जड़त्व का नियम। गति का दूसरा नियम, दूसरे नियम को बोला था हमने संवेग का नियम। गति का तीसरा नियम, और तीसरे नियम को हमने बोला था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो गति के 3 नियम थे, गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम। अब हम गति के पहले नियम को लेकर चलते हैं, गति का प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या था बच्चों? अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और अगर गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। तो जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगेगा तब तक वस्तु उसी अवस्था में बनी रहती है। तो देखिए गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु
स्थिर अवस्था में है अथवा एक समान गति अवस्था में है, तो वह उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर कार्य नहीं करे, में बनी रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल, बाहर से बाह्य बल कार्यरत ना हो। ये गति का, न्यूटन की गति का पहला नियम है। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है अथवा एक समान गति अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। अगर बाहर से कोई बल नहीं लगता है तो वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है कि अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी। तो यह जो विरोध होता है, यह जो विरोध करने की प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को हम कहते हैं जड़त्व। तो ये जो विरोध करने की प्रवृत्ति है, उसी अवस्था में रहने की प्रवृत्ति है, यह जड़त्व कहलाती है। इसके बाद देखते हैं गति का दूसरा नियम। अब गति का दूसरा नियम क्या है बच्चों? गति के दूसरे नियम को शुरू करने से पहले हमने एक भौतिक राशि की ऐड की थी, वो थी संवेग। क्या थी वो? संवेग। और संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो संवेग में परिवर्तन, तो संवेग को हम P से लिखेंगे और परिवर्तन को लिखेंगे डेल्टा P। संवेग में परिवर्तन, ये संवेग में परिवर्तन हो रहा है कि दर, दर यानी कि समय। संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। दूसरा नियम यही है बच्चों कि संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो देखिए दूसरा नियम हम लिखते हैं, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया यहां पर समानुपाती होती है। क्या बच्चों? वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। और संवेग में परिवर्तन की दर हम क्या लिख रहे हैं? डेल्टा P तो संवेग में परिवर्तन है, और दर के लिए क्या लिखेंगे? T। तो संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती किसके होगी? बल के, और बल क्या है? F। तो यह हमारा दूसरा नियम है कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। अब हम इसको डिराइव करेंगे, इसका निकालेंगे इसको कि किस तरीके से निकलेगा। तो देखिए, ये आप नोट डाउन कर लीजिए।
वैसे आप कर चुके होंगे, पहले भी कई बार बता दिया है। तो अब आगे हम इसका डेरिवेशन करते हैं। तो गति के दो नियम, प्रथम नियम बता दिया, दूसरा नियम बता दिया, और दूसरे नियम के लिए डेरिवेशन करते हैं। मान लीजिए कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, द्रव्यमान है m और उसका प्रारंभिक वेग है u, उसका प्रारंभिक वेग है u। वस्तु u वेग से गति कर रही है और उसको a त्वरण से त्वरित किया जाता है। a त्वरण लगाते हैं और a त्वरण से वस्तु को त्वरित करते हैं और वस्तु अब प्राप्त कर लेती है v वेग। बच्चों m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। u क्या है? प्रारंभिक वेग। v क्या है? अंतिम वेग, अंतिम वेग। a क्या है? त्वरण। तो वस्तु गति कर रही है, वस्तु चल रही है और इसका वेग बदल रहे हैं त्वरण a से, तो वस्तु के अंदर क्या लग रहा है? बल भी लग रहा है। तो हम देखते हैं बच्चों संवेग, संवेग को लिखते हैं हम P से, और संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग के, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग। तो प्रारंभिक संवेग, और प्रारंभिक संवेग को हम लिखेंगे P1 से, और P1 क्या होगा? द्रव्यमान तो है m और प्रारंभिक वेग क्या है? u। तो प्रारंभिक संवेग लिखा हमने mu। अंतिम संवेग, अंतिम संवेग बच्चों P2 मान लेते हैं, और P2 क्या होगा? m। अंतिम वेग है v, तो P2 होगा mv। अब देखिए बच्चों संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, और संवेग में परिवर्तन क्या आएगा बच्चों? डेल्टा P। और डेल्टा P किससे निकालेंगे बच्चों? अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग कितना है हमारा? P2, और प्रारंभिक संवेग कितना है हमारा? P1। यहां पर P2 की वैल्यू रखते हैं हम mv और P1 की वैल्यू रखते हैं हम mu। दोनों में m कॉमन है, m को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो गया हमारा mv माइनस u। ये हमारा आ रहा है संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन, परिवर्तन को हम डेल्टा से शो करते हैं, तो डेल्टा बराबर mv माइनस u। अब देखिए बच्चों संवेग में परिवर्तन हमारा डेल्टा P, और ये आ गया है m ब्रैकेट में v माइनस u के। तो यहां पर हम लिखें डेल्टा P यानी कि संवेग में परिवर्तन बराबर m v माइनस u। हम लिख रहे हैं संवेग में परिवर्तन की दर, और दर के लिए क्या करते हैं? समय से भाग लगा देते हैं। तो हमने इसको क्या किया? समय से भाग लगा दिया। दूसरे नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती होती है
आरोपित बल के। यहां पर F हम यहां भी लिख देते हैं, F है वस्तु पर लगाया गया बल। तो डेल्टा P संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती होती है आरोपित बल के। अब देखिए बच्चों, संवेग में परिवर्तन हमने यहां निकाला है m v माइनस यू अपॉन टी, समानुपाती किसके हो जाता है बच्चों, ये के। अब हम यहां से इस f को इधर ले आते हैं और उसको उधर कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने लिखा f समानुपाती m v माइनस यू अपॉन टी। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। ठीक है बच्चों, ये लिखा हमने। अब हम देखते हैं, हमारा पुराना गति का पहला समीकरण था, उस गति के पहले समीकरण के अनुसार A बराबर आया था हमारा v माइनस यू अपॉन टी। या हम बता सकते हैं कि वस्तु का त्वरण A वेग में परिवर्तन की दर है, तो v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, त्वरण। तो हम यहां पर v माइनस यू अपॉन टी को लिख सकते हैं A। तो देखिए बच्चों, F समानुपाती m, और यहां पर जो v माइनस यू अपॉन टी आया है उसकी जगह हम लिख देंगे A। अब देखिए बच्चों कि जब समानुपाती का निशान हटाया जाता है, चिन्ह हटाया जाता है, तो एक स्थिरांक आता है, उस स्थिरांक को हमने लिखा k, और बाकी का हमारा एज इट इज आ जाता है k m a। तो F बराबर k m a। यदि k का मान 1 हो तो F बराबर आता है m a। F बराबर m a। यदि वस्तु का द्रव्यमान m बराबर हो 1 किलोग्राम और उत्पन्न त्वरण हो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो हमारा बल F बराबर आएगा 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का दूसरा नाम न्यूटन भी है, तो ये 1 न्यूटन के बराबर आएगा। तो बल आएगा हमारा 1 न्यूटन के बराबर। तो बच्चों देखिए, यहां पर F बराबर 1 न्यूटन आ गया है। अभी वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
बाद फिर हाजिर होते हैं बच्चों। तो अभी हमने बताया था गति का दूसरे नियम का डेरिवेशन, और हमारा लास्ट आया था F बराबर 1 न्यूटन। देखिए यहां पर F बराबर ma आया था, और m अगर 1 किलोग्राम हो त्वरण 1 मीटर सेकंड स्क्वायर हो तो हमारा बल आता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसको बोला जाता है 1 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन वस्तु पर आरोपित वह बल है जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सके। 1 न्यूटन क्या है? वह बल है जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सके। तो बच्चों ये हमारा पूरा गति का दूसरा नियम था और उसका पूरा का डेरिवेशन था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया, अगर हम कोई क्रिया करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है। जैसे कि अगर हम अच्छे से पढ़ाई करने की क्रिया करें तो उसकी प्रतिक्रिया होगी हमारा अच्छा रिजल्ट। तो प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है कि अगर हम किसी से गुस्सा है तो सामने वाला सोचेगा कि ये क्या हुआ, वो हमसे और नाराज होगा। या जो भी है कि अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं, हम क्रिया करते हैं तो प्रतिक्रिया में हमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। तो तीसरा नियम गति का तृतीय नियम। और इस नियम को और क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कभी नाव में बैठ के बोटिंग की होगी आपने। नाव में जब बैठते हैं तो ये मान लीजिए नाव है और इसमें हम बैठे हैं, ठीक है, और नाव चलाने वाला है या हम ही नाव चला रहे हैं। तो नाव चलाने के लिए ये चप्पू बोलते हैं जिन्हें हम नाव चलाने के, दो नाव चलाने के होते हैं, और ये पानी है। हमें नाव को आगे बढ़ाना है तो क्या होगा कि ये जो पानी है, पानी को पीछे की तरफ धकेला जाता है इनसे। जब पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं तो पानी तो जाता है पीछे की तरफ, और पानी के पीछे की तरफ जाने के लिए हमने की है क्रिया। अब पानी हमारे ऊपर प्रतिक्रिया करेगा, वापस रिपीट फोर्स लगाएगा, प्रतिक्रिया बल लगाएगा, और प्रतिक्रिया बल लगने की वजह से नाव आगे जाएगी। तो इस प्रकार देखते हैं कि क्रिया होने पर प्रतिक्रिया होती है, यानी कि क्रिया बल लगाएं तो प्रतिक्रिया बल लगेगा। देखिए क्रिया बल हमने इस तरफ लगाया था तो प्रतिक्रिया बल वापस इसकी विपरीत दिशा में लगता है और मान में समान होता है। तो क्रिया बल लगता है और क्रिया बल के ही समान प्रतिक्रिया बल लगेगा जो परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत होता है। वस्तु जब क्रिया बल लगाती है, कहां लगाएगी? दूसरी वस्तु पर। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया होती है। अर्थात यदि कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर क्रिया बल
पहली वस्तु पर समान परिमाण का विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती है। देखिए बच्चों, यदि कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर क्रिया बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर समान परिमाण का विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती है। यह गति का तीसरा नियम है, जो कि हमने उदाहरण से भी आप लोगों को समझा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों संवेग संरक्षण का नियम। ये तीनों नियम हमारे हो चुके हैं गति के। अब हम एक नया नियम बता रहे हैं और उस नियम को कहते हैं हम संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम। संवेग हम पढ़ चुके हैं। संवेग क्या था बच्चों? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो संवेग संरक्षण का नियम समझने के लिए देखिए बच्चों, ये एक वस्तु है, ए वस्तु है और ये बी वस्तु है। ए वस्तु का द्रव्यमान है ma और वह ua वेग से गति कर रही है। और दूसरी वस्तु है हमारी b, इसका द्रव्यमान है mb और यह ub वेग से गति कर रही है। यहां पर ये दोनों वस्तुएं आपस में टकराती है, तो ये दोनों वस्तुएं A और B आपस में टकराएंगी। ये एक दूसरे पर समान परिमाण का विपरीत दिशा में बल लगाती हैं। तो A वस्तु बल लगाती है FAB, किस पर लगा रही है ये? B। B वापस विपरीत दिशा में समान परिमाण का बल लगाती है FBA। ये विपरीत दिशा में लगा रही है और यह है टक्कर के समय। जब टक्कर हो रही है तो टक्कर के समय, और यहां पर वस्तु चल रही है, टक्कर नहीं हुई है, तो ये है टक्कर से पूर्व। अब देखिए टक्कर हो गई है, टक्कर होने के बाद एक दूसरे से वापस दूर हटती हैं और इनका वेग बदल जाता है और अब वेग हो जाता है इनका v। तो द्रव्यमान तो है इनका ma और वेग हो जाता है va, और यहां पर द्रव्यमान है mb और यहां वेग हो जाता है vb, और ये है टक्कर के पश्चात। देखिए बच्चों, अगर हम यहां पर देखें तो क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम की बात करें तो दो बल हैं। एक तो है FAB, वह कार्य कर रहा है, A वस्तु का बल कार्य कर रहा है B पर, तो B A पर बल लगाती है, वो है FBA। ये दोनों बल समान हैं और दिशा में विपरीत हैं। माइनस लगा दिया हमने। अब बच्चों FAB और FBA को दोनों को अलग अलग देखते हैं बच्चों। तो आप संवेग के नियम के अनुसार, यानी कि जो दूसरे गति का दूसरा नियम है उसके अनुसार देखेंगे तो FAB किसके बराबर आता है? K M
वी ए माइनस यू ए अपॉन टी के। एफ ए बी किसके बराबर आ रहा है बच्चों? के एम, और m क्या है? एम ए है बच्चों, क्योंकि हमने a वस्तु का द्रव्यमान लिख रहे हैं और a वस्तु के ही हम वेग लिखेंगे, तो यहां पर आएगा k एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। अब बच्चों अगर हम एफ बी ए निकालें तो एफ बी ए आएगा हमारा k एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों? टी। क्योंकि आपको पता है कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है, तो उससे हमने, उस नियम से हमने एफ ए बी और एफ बी ए का मान निकाला। यहां से दोनों का मान रखें, इधर रखते हैं बच्चों इस वाले समीकरण में, यहां पर। तो यहां पर अगर हम रखें मान तो देखिए बच्चों के एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, और इधर देखें बच्चों तो ये आएगा के एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। और इसको सॉल्व करने पर बच्चों आता है एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी बराबर एम ए वी ए प्लस एम बी यू बी, और ये है हमारा टक्कर से पूर्व संवेग, और ये है हमारा टक्कर के पश्चात संवेग। तो देखिए बच्चों अगर वस्तु पर आरोपित बल अनुपस्थित हो तो टक्कर से पूर्व का संवेग टक्कर के पश्चात के संवेग के बराबर होता है, अर्थात संवेग संरक्षित रहता है, और यही है हमारा संवेग संरक्षण का नियम। आज के लिए बच्चों काफी है, धन्यवाद। नेक्स्ट टर्न पर मिलते हैं। ओके।